हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोटेशन डिस्कस करते हैं। कोटेशन ये है कि अभी जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने लाइफ में और जो भी गोल अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में, तो अपने आप से एक बार पूछो कि आप कल जहाँ पे पहुँचने वाले हो, कल मीन्स व्हाट इन फ्यूचर, क्या आप उसके लिए आज वो काम कर रहे हो। मतलब कि जो भी आप चाहे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, वो कुछ भी, चाहे आपसे हेल्थ अगर आप अपना फ्यूचर में अच्छा रखना चाहते हो, तो आप पहले ये देखो ना कि क्या आप उसके लिए आज कुछ काम कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको कुछ रिज़ल्ट उसका मिलने वाला नहीं है। बैठे बैठे सिर्फ अगर मैं यही सोचते रहूँगा यार कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, देन इट इज़ इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ कभी चेंज हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपका जो फ्यूचर होता ना, वो भैया फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमारा डिपेंड करता प्रेजेंट पे। तो अपने आप सबको ये पूछना है आज कि वाकई में यार कि जो मेरा टाइम जो मैं भी यूज़ करता हूँ 24 आवर फॉर एवरीवन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस 24 आवर में आप किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। और आप इस टाइम को जितने अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, इन फ्यूचर आप उतने ही जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर आज अपने आप से पूछना कि वाकई में यार मैं जो अपना टाइम का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सही जगह पर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही इसमें बोला कि आज अपने को पूछना, आस्क योर सेल्फ इफ़ व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो टुडे इज़ गेटिंग यू क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। मतलब कल आप जहाँ पे फ्यूचर में पहुँचने वाले हो, क्या आज जो आप कर रहे हो ये आपको उसका नज़दीक लेके जाने वाला है या नहीं जाने वाला। तो ज़रूर इसको आप आज अपने आप से पूछना एक बार, ठीक है। पूछना मीन्स अपने आप में एक बार डिस्कस करना, क्योंकि यार आपको अपने से बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, ठीक है। आप कैसे हो कैसे नहीं हो ये आप भली भांति अपने आप को समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एंटर करने वाले हैं एक जोन में जिसका नाम क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक का नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम लोग पहले ये समझेंगे कि भैया ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो ऐसा क्या हो गया भाई कि हमें सेकेंड लॉ पढ़ना पड़ गया, समझ रहे हो। और ये समझने वाले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक हम लोग इसका डिफरेंस भी समझने वाले हैं कि भाई डिफरेंस इसका होता क्या है। तो सबसे पहले बात देखो, हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं कि एनर्जी एक टर्म होता है। और एनर्जी होता क्या है भाई, इट इज़ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। मतलब अगर मेरे पास एनर्जी है देन आई कैन डू सम वर्क, मैं कुछ काम कर सकता हूँ या तो कोई भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है ना, इसके पास एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए, ठीक है। अब जो ये एनर्जी होती है, तो देखो जिस तरीके से जो इंसान होता है ना, कुछ इंसान अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। देखो इंसान अच्छे बुरे का मतलब कहने का ये होता है, इंसान सब एक ही है, लेकिन कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है, ये उनका थॉट प्रोसीजर, ये जो उनका जो विचार होते हैं ना, ये उनको बताता है कि हाँ ये इंसान गलत है, ये इंसान अच्छा है। बाकी इंसान तो यार सब कोई सेम है, लेकिन उनके अंदर जो दिमाग में कौन कौन से थॉट्स होते हैं, क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके हिसाब से भाई वो बैड और गुड बन जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, टोटल अगर हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी भी कुछ अच्छी एनर्जी होती है कुछ बुरी एनर्जी होती है। मतलब कि अगर मेरे पास मान लो 100 किलो जूल एनर्जी है, तो मान लो अगर ये अच्छी एनर्जी रहेगी तो इस एनर्जी को मैं पूरा का पूरा 100 किलो जूल यूज़ कर सकता हूँ कुछ भी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। लेकिन सपोज़ करो ये 100 किलो जूल अगर मेरा ये अच्छी एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है मैं इससे 80 किलो जूल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी का 20 किलो जूल मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी से भाई एक क्वालिटी होती है एनर्जी की क्या होती है, क्वालिटी होती है। और ये समझेंगे कि कोई हाई क्वालिटी की एनर्जी होती है, कोई लो क्वालिटी की एनर्जी होती है। तो भाई किसको हाई क्वालिटी बोलेंगे किसको लो क्वालिटी बोलेंगे, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये भी तो समझ में आना चाहिए कि किसको हाई क्वालिटी और किसको लो क्वालिटी बोलेंगे। तो जैसे कि जो एनर्जी को अगर हम लोग बात करें, तो भाई एनर्जी जो होता है
ये इसको दो क्लासिफिकेशन में किया गया है। कौन कौन सा? एक को हम लोग बोल देंगे लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, इसको बोलेंगे लो ग्रेड का एनर्जी। लो ग्रेड का एनर्जी वो एनर्जी का क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा जिसमें आप पूरा 100% उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक आता है आपका हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड से समझ में आ रहा है ये एक ऐसा एनर्जी रहेगा जिस अगर आपके पास ये 100% है देन यू कैन यूज इट 100%, ये आप उसको पूरा 100% ही यूज़ करके ले जाओगे। तो कौन सी ऐसी एनर्जी रहेगी यार कि जिसको आप लोग मतलब 100% यूज़ नहीं कर सकते हो? तो अगर मैं बात करूँ इसका, अगर एग्जांपल जो होता है इसको बोलते हैं हीट। जो हीट जो होता है भैया एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है जिसको आप 100% यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि अब बोलोगे सर हीट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? यार बहुत सारे जगह करते हैं। बॉयलर में इसको हम लोग फर्नेस में क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करने के लिए, वहाँ से जिससे हम लोग स्टीम बनाते हैं। प्लस आपका जो 2 व्हीलर व्हीकल है या 4 व्हीलर है जिसमें आपका फ्यूल का क्या होता है, कंबशन होता है, और वहाँ पे भैया क्या होता है, बहुत सारा हीट जनरेट होता है और उसी हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो भैया एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि पूरा 100% आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास 100% हीट एनर्जी है तो मैं इसका कुछ पार्ट जो है अपने काम के लिए जो मेरा यूज़फुल होगा उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ और कुछ भैया नहीं कर सकता हूँ। तो जितना पार्ट आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो उसको बोल देते हैं कि अवेलेबल एनर्जी, कि हाँ भाई ये अवेलेबल है मेरे पास हीट एनर्जी का। अगर मान लो ये 100% है तो फॉर एग्जांपल मैंने 80% क्या कर लिया इसका यूज़ कर पा रहा हूँ। और 80% अब तब यूज़ कर पा रहे हो जब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंजन बना लो जो आपको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन दे सकता है फ्रॉम दैट हीट एनर्जी। मतलब उस हीट एनर्जी से आपको मैक्सिमम एनर्जी उतना निकाल के आपको दे देगा। और बर्बाद कितना चला गया, 20%। तो जो एनर्जी बर्बाद चला गया उसी को हम लोग बोल देते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी। मतलब ये मेरा एनर्जी अपने हाथ में नहीं है कि जब मैं हीट एनर्जी की यूज़ करूँगा किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तो उस टाइम भाई कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। उस लॉस को हम लोग बोल देंगे अनअवेलेबल एनर्जी। और जितना एनर्जी को हम लोग अपना यूज़ कर पाते हैं उस एनर्जी को क्या बोल देंगे, अवेलेबल एनर्जी। क्लियर है ये? तो समझ में आ गया कि लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है। लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसको आप पूरा 100% यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो हाई ग्रेड की जो एनर्जी होती है जिसको आप 100% यूज़ कर सकते हो, जैसे वर्क। अगर मान लो वर्क के फॉर्म में अगर आप एनर्जी को यूज़ करना चाहते हो तो भाई देखो इसको आप 100% यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको वर्क करके क्या कर सकते हो, 1 पोजीशन से 2 ला सकते हो। मतलब अगर आपके पास वर्क के फॉर्म में एनर्जी है तो आप इसको 100% यूज़ करके ले जाओगे। फिर इसका एग्जाम्पल के अंदर आता है काइनेटिक एनर्जी, इसका भी आप 100% यूज़ कर सकते हो। फिर आपका एग्जाम्पल आता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी आप 100% यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी की क्या होती है, क्वालिटी होती है। और क्वालिटी होती है, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एनर्जी का टर्म आता था, बट वी नेवर डिस्कस्ड देयर कि भाई हाँ एनर्जी की कोई क्वालिटी भी होती है। तो जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे डिस्कस करता है वो कौन करता है, ये करता है क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है यही बात करता है कि एनर्जी जो होता है दे हैव क्वालिटी, एनर्जी हैव क्वालिटी, उसके पास कुछ क्वालिटी होती है। अगर उसको आप 100% यूज़ कर लेते हो तो उसको बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी, और अगर उसको आप 100% यूज़ नहीं कर पाते हो तो लो ग्रेड एनर्जी। तो जितना आप मान लो मैक्सिमम एनर्जी की यूज़ कर लेते हो उसको बोल देते हो अवेलेबल एनर्जी, और जितना आपका बर्बाद चला जाता है उसको बोल देते हो क्या, अनअवेलेबल एनर्जी। तो इसीलिए जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव लॉ, ठीक है, इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव लॉ। वाई? बिकॉज इसी ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो एनर्जी होती है उसकी एक क्वालिटी होती है। और जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसने कभी भी बात नहीं किया है कि हाँ जो एनर्जी होगी उसकी एक कोई क्वालिटी भी होगी, इसने कभी बात ही नहीं किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गया है कि भाई क्वांटिटेटिव लॉ फर्स्ट लॉ का है कि सेकेंड लॉ का, तब क्या बोलोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जो क्वालिटेटिव लॉ है वो किसके लिए है, वो आपका जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे हेडिंग देंगे, क्या, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है समझते हैं। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है
किसी भी चीज़ को आप स्टोर करके रखना। जैसे कि देखो घरों के ऊपर, छत के ऊपर देखना आदमी लोग क्या करते हैं, टंकी रखते हैं और टंकी के ऊपर अंदर क्या रखते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो टंकी हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिजर्वोयर बोल सकते हैं। तो रिजर्वोयर जो होता है कोई भी चीज़ का स्टोरेज टैंक होता है। तो आपको यहाँ इस बात से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे किस रिजर्वोयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। मतलब एक ऐसा टैंक होगा जिसमें आप थर्मल एनर्जी को भाई भर के रखोगे। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर किसको बोलेंगे, तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो होता है एक कोई मान लो स्टोरेज हीट का कोई एक स्टोरेज टैंक या कोई भी चीज़ में लीक हो गया, जैसे मतलब किसी भी चीज़ में किसी चीज़ हीट का एक स्टोरेज जगह होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर आप उसमें हीट को निकाल लो या उसमें हीट को ऐड कर दो, कुछ भी करो, इसका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल देखो यार, ओशियन है, समुद्र है। ठीक है, ओशियन से अगर किसी ने बोला कि जाओ मेरे भाई एक बाल्टी जो है ना, एक बकेट वाटर लेके ले आओ, भाई अगर यहाँ से तुम एक बाल्टी पानी निकालोगे तो क्या लगता है इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अरे नहीं भैया, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, इसके वॉल्यूम पे। अगर मैं भी आपको बोलूँ और एक यहाँ पे अगर एग्जांपल देने जाऊँ कि जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। ठीक है, एयर में रहता है ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं। तो देखना जो भी जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से एयर निकाल के अपना स्टोर करके रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं या अदर गैसेस को भी। तो क्या अगर आप एटमॉस्फेयर से इन सारे गैसेस को अगर स्टोर करके अपने स्टोरेज टैंक में रखते हो तो क्या एयर में भैया ये इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना। उसी तरीके से एक ऐसा रिजर्वायर जिसमें हीट एनर्जी रहता है, थर्मल एनर्जी रहता है, तो अगर उसमें से हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकालें या क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड करें तो उसमें भैया टेम्परेचर पे क्या रहेगा, उसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का जो क्लासिफिकेशन है, इसका दो तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या गया है। ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो होता है इसको दो तरह का क्लासिफिकेशन क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग समझे कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो होता है वो आपको रिसीव भी कर सकता है हीट को और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जो बंदा हीट को आपका रिसीव करता हो या आपको सप्लाई करता हो, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, सोर्स बोलेंगे, मतलब जहाँ से आपको हीट आप निकालते होंगे। ठीक है, और एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जिसको बोलते हैं सिंक। सिंक मतलब जिसमें हीट जाता होगा। समझो ये क्या होता है, मान लो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जिससे हीट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हीट बाहर भी अगर इससे चला जाएगा तो भी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम लोग सोर्स बोल देंगे। और एक ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जिसमें भाई हीट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हीट आ रहा है तो भी इसका टेम्परेचर में बढ़ेगा नहीं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरह के रिजर्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंक बोल देंगे। तो सोर्स एंड सिंक आर व्हाट, बोथ आर द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो अगर इसमें से हीट को अगर हम ये रिसीव करें, मतलब अगर इसमें हीट को हम लोग क्या करें, सप्लाई भी करें किसी दूसरे जगह पे, तो भी इसका टेम्परेचर घटेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। और एक सिंक जो होता है अगर इसमें हीट को हम लोग ऐड भी करेंगे तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका क्या रहेगा, इसका जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग हीट को इसमें ऐड भी करते हैं तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट समझना, जो क्वेश्चंस में यहाँ पूछा जाता है कि आप स्पेसिफिक हीट के बारे में जानते हो कि ये क्या होता है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा टी। तो आपको पता होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि अगर आपके पास 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो अगर इस 1 kg सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर अगर इसको बढ़ाना है तो उसके लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। तो मान लो यहाँ पर जब आपका जो ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, सोर्स या सिंक होता है, इसके जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। तो भैया क्यू अपन जीरो तो मतलब सी क्या हो गया, इन्फाइनाइट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है फॉर सोर्स एंड सिंक, ये क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हियर कांस्टेंट। मतलब क्या कि भैया आप इसको मतलब
इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या समझ रहे हो, मतलब क्यू जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक इन्फानाइट अमाउंट आपको देना पड़ेगा तब जाके भाई यहाँ पर कुछ आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब मीनिंग आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट होता है सोर्स और सिंक के लिए क्या होता है, इन्फानाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट को सप्लाई करने से और या हीट को ऐड करने से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है आपको यहाँ पे पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे एंटर करने वाले हैं क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, किसके, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट भैया किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने दिया है, और दोनों ही स्टेटमेंट परम सत्य है। कहने का मतलब ये है कि ये एक दो दोस्तों का स्टेटमेंट है, ठीक है, और दोनों जो दोस्त है कुछ ऐसी बातें इन लोगों ने बताया हुआ है कि जो भी चीज़ ये बोल रहे हैं दोनों ही लोग सत्य बोल रहे हैं और दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब दोनों का ही बात जो होता है सुना जाएगा और ये परम सत्य रहेगा। समझते हैं ये दोनों बात कौन किसने क्या कहा था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था केल्विन, ठीक है, तो जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोला जाता है, तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट समझते हैं ये क्या होता है। ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब ये असंभव है, टू डेवलप अ साइक्लिक डिवाइस। साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक मतलब जैसे कि आपका जो बाइक होता है वो एक साइकिल पे काम करता है, जैसे कि वहाँ पे फ्यूल आता है, ठीक है, फ्यूल आया, जला, गैस बना, फिर वो बाहर चला गया, फिर फ्यूल आएगा, जलेगा, गैस बनेगा, बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। तो ये बोलता है केल्विन प्लांक कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप एक साइक्लिक डिवाइस बना दो, ठीक है, और वो क्या करे, एक वर्क को प्रोड्यूस करे, एक साइक्लिक डिवाइस बनाओ जो आपको कुछ वर्क दे विथ एक्सचेंजिंग एनर्जी ओनली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। मतलब मैंने यहाँ पर एक रिजर्वायर बना दिया जिससे मैं क्या करूँगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले लिया हूँ, और मैंने एक साइक्लिक डिवाइस बनाया जिसका मैंने नाम दे दिया क्या, ई। तो मैंने बोला कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाया हूँ कि जो क्यू अमाउंट एक थर्मल रिजर्वायर से क्या कर रहा है, लेता है और वर्क नेट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो चीज़ मैंने बनाया, तो केल्विन प्लांक ने बोला कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि आप एक साइक्लिक डिवाइस बना दो और जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या करे, सिंगल रिजर्वायर से लेता हो और आपको वर्क डन नेट प्रोड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, डब्ल्यू मिल रहा है, मतलब आपको क्यू जो है, जो आपका पास टोटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट था उसको अपने टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल। अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा भी था कि भाई जो क्यू होता है वो आप लो ग्रेड एनर्जी होता है, तो आप उसको टोटल क्या कर सकते हो, कम्प्लीटली आप उसका कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इस तरह का जो कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया कि मान लो अगर इस तरह का डिवाइस अगर पॉसिबल हो गया तो इस तरह का डिवाइस का जो एफिशिएंसी होगा ये 100% होगा। देखते हैं कैसे होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब वर्क आउटपुट अपन इनपुट, तो आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिला, डब्लू, और इनपुट में क्या दे रहे हो, क्यू दे रहे हो, तो क्यू भी क्या है, डब्लू ही होगा, क्यू इज इक्वल टू डब्लू आ रहा है। तो इस तरह का डिवाइस क्या बन गया, 100% एफिशिएंसी। तो मुझे ये बताना कि कोई भी ऐसा डिवाइस प्रेजेंट नहीं है हमारे पास जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी दक्षता कितनी रहे, 100% रहे। कोई नहीं दे सकता, कोई ऐसी डिवाइस इंजन अवेलेबल लाइफ में और रियल लाइफ में तो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का डिवाइस जो आपको 100% आपको एफिशिएंसी दे देता है उसको बोलते हैं क्या, PMM2 बोलते हैं। तो PMM का मतलब यहाँ पे होता है परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन, क्या बोलेंगे इसको, परपेचुअल मोशन मशीन बोलेंगे। तो अगर 100% मान लो अगर ये दे देगा तो परपेचुअल मोशन मशीन जो रहेगा अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि आप एक ऐसा डिवाइस कभी बना ही नहीं सकते हो जो एक सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से हीट लेके आपको नेटवर्क आउटपुट दे देगा। ये पॉसिबल है ही नहीं। किसने बोला, ये केल्विन प्लांक ने बोला। अगर आप इस तरह का चीज़ संभव कर देते हो, मतलब संभव तो है नहीं लेकिन मान लो अगर आपने कर दिया तो ये एक हाइपोथेटिकल मतलब एक आइडियल केस बन जाएगा, और इस तरह का डिवाइस का जो एफिशिएंसी रहेगी 100% रहेगी। और इन सारे डिवाइस को हम लोग बोलेंगे क्या, PMM2 बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ आप हीट ले रहे हो उसको टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि क्यू तो लो ग्रेड एनर्जी होता है।
आपको टोटल डब्लू मिलेगा ही नहीं, डब्लू मतलब क्यू के बराबर मिलेगा ही नहीं, या तो आपको डब्लू जो वर्क मिलेगा वो क्यू समय से क्या मिलेगा, कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग किसने दिया था, क्लॉसियस ने दिया था। क्लॉसियस ने क्या बोला था, हम समझते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको दिया था किसने, क्लॉसियस ने। इसने भी बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, मतलब ये असंभव है एक ऐसा उपकरण बनाना जो क्या करे, लो टेम्परेचर से आपको हीट लेके हाई टेम्परेचर में सप्लाई कर दे। अब समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने आप लोग को हमेशा बताया हूँ, ये आप लोग हमेशा जानते हो कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हम हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर के बॉडी पर होता है। और अगर मान लो आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, आर दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर है, उससे आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले लिया और आप क्या कर रहे हो, इसको एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में क्या कर रहे हो, भेज दे रहे हो। और वर्क इनपुट इस डिवाइस में बिना दिए, वर्क इनपुट आप दे ही नहीं रहे हो आप, तो क्लॉसियस बोलता है ये संभव तो है ही नहीं, क्योंकि भैया हीट जो होता है ये लो से हाई तो फ्लो कर ही नहीं सकता है। अगर आपको लो से हाई को फ्लो करवाना है तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ वर्क देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक डिवाइस विच ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है, तो मैंने अगर आप बिना वर्क इनपुट दिए हुए अगर आप बोलोगे कि भाई मैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो क्लॉसियस बोलेगा बेटा ये संभव है ही नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ये असंभव है। क्यों भैया, क्योंकि जो नेचुरल है, जो प्रकृति भी बोलता है कि हमेशा जो हीट का फ्लो होगा हाई से लो होगा। हाँ, अगर तुम लो से हाई करवाना चाहते हो तो ये भी संभव है, लेकिन कब संभव है, जब इस डिवाइस, जिसको मैं आर नाम बोलता हूँ, इसमें हम बाहर से क्या दे दे, कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इस पर हम खर्चा करें, तब जाके यह चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आर का मतलब हम लोग जब आगे जाएंगे तो देखेंगे आर का मतलब होता है क्या, रेफ्रिजरेटर। जैसे कि जो घरों में जो हमारा फ्रिज होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क के फॉर्म में देते हैं। वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकालता है और भैया कमरे के बाहर में उसको रिजेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ तो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई क्लॉसियस, वहाँ पे क्लॉसियस लो सेटिस्फाई है, क्योंकि आपने उस रेफ्रिजरेटर को बाहर से क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं वर्क दूंगा ही नहीं और मैं ये चीज़ करवाना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ लो टेम्परेचर बॉडी से लेता हूँ और उसको हाई टेम्परेचर बॉडी में पहुँचा दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर देते हो तो जो इस तरह का जो डिवाइस रहता है, इसका जो COP रहेगा, समझेंगे COP क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का डिवाइस अगर आपने बना दिया जो क्या करेगा, बिना इलेक्ट्रिकल, मतलब ये समझ, ये ऐसा कि डिवाइस है ना कि आपने घर पे एक फ्रिज लेके आए हो, ठीक है, और उस फ्रिज को लाके सिर्फ रख दिए हो और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे हो, और आपको क्या कर रहा है, जो भी उसके अंदर सब्सटेंस रख रहा है उसका टेम्परेचर अपने आप कम हो जा रहा है। भाई ये संभव है क्या कि फ्रिज लाए हो और उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे ही नहीं, तो भाई उसका टेम्परेचर जो भी सब्सटेंस उसका कम कैसे होगा, नहीं होगा ना यार। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर इस तरह का चीज़ पॉसिबल हो गया कि आपने वर्क मतलब हीट को लो से हाई टेम्परेचर में पहुंचा दिया, तो इस तरह का COP, इस तरह का डिवाइस का जो COP होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब समझते हैं कि COP का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो COP का जो मीनिंग होता है, यहाँ पे COP को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट, मतलब आपका डिज़ायर क्या इफेक्ट है, इच्छा क्या रहता है, अपॉन वर्क इनपुट। अब डिज़ायर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया समझते हैं। अब मुझे ये बताना, अगर मैं गर्मी का टाइम बात करूँ, गर्मी का मौसम में अगर आप AC लगाते हो, ठीक है, या फ्रिज का मान लो जो यूज़ होता है, आप क्या चाहोगे, हमेशा लोअर टेम्परेचर चाहोगे। ठीक है,
लेस टेम्परेचर चाहोगे गर्मी के मौसम में, तो आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, गर्मी के टाइम में लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रीज होता है, उसमें जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आपका क्या होता है, लोअर टेम्परेचर। वही अगर मैं बात करूँ, मान लो समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, उस टाइम अगर आपको कमरे को हीट करना है तो एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीट पंप बोलेंगे, हीट पंप बोलते हैं। तो हीट पंप के केस में आप क्या कर रहे हो, आप घर को ठंडे के मौसम में हीट करते हो, कमरे को हीट करते हो, तो उसका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इसका रहेगा हायर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो डिज़ायर इफेक्ट इट्स डिपेंड अपॉन, भाई आपका डिवाइस क्या है, रेफ्रिजरेटर होगा तो लोअर टेम्परेचर, अगर आपका फ्रीज या रेफ्रिजरेटर अगर होगा तो लोअर टेम्परेचर, अगर हीट पंप होगा तो डिज़ायर्ड इफेक्ट हो जाएगा हायर टेम्परेचर। अब बोलोगे सर आप इसको इन्फानाइट कैसे बोल दिए हो, अब ये इन्फानाइट कैसे हो सकता है, तो देखो इन्फानाइट कैसे हो सकता है, ये इन्फानाइट आपका ऐसे हो सकता है कि डिज़ायर्ड इफेक्ट, मान लो फ्रिज का, ये आर का बात कर रहा हूँ, मतलब रेफ्रिजरेटर है, तो COP इक्वल टू डिज़ायर्ड इफेक्ट, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट जो हो गया यहाँ पे आपका लोअर टेम्परेचर क्या हो गया, TL हो गया। या डिज़ायर्ड इफेक्ट लोअर टेम्परेचर से जो आप हीट लेते हो उसको भी आप रख सकते हो, मतलब Q को रख सकते हैं, ठीक है। और वर्क इनपुट, तो भैया क्या आपने जो डिवाइस बनाया इसमें कुछ वर्क दिया है, तो आप बोलोगे सर मैंने तो कुछ वर्क दिया ही नहीं है, तो वर्क नहीं दिया तो 0 हो गया, तो भाई 1/0 क्या हो गया, COP इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो भैया ये इम्पॉसिबल है, क्लॉसियस ने यही बोला कि आप एक ऐसा डिवाइस बना ही नहीं सकते हो जो आपको क्या करें भाई, मतलब बिना ये इसका COP क्या रहे, इन्फानाइट रहे, मतलब आप ऐसा डिवाइस बना नहीं सकते हो जो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लेके आपको हायर टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देगा बिना किसी वर्क इनपुट के, ठीक है। तो ये क्लॉसियस का आपका स्टेटमेंट था, क्लियर है। केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस which produce net work output by exchanging heat with single reservoir। तो अगर इस तरह का, अगर मान लो आपने बना दिया, तो इस तरह के जो इंजन का एफिशिएंसी होगा जो कि 100% होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इस तरह का जो इंजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं, इस तरह का मशीन का जो एफिशिएंसी होगा 100% होगा, जो कि पॉसिबल तो भैया है ही नहीं, क्लियर है। तो अगर हम लोग फिर आगे भी देखेंगे, जो COP हम लोग निकालेंगे ना, रेफ्रिजरेटर के लिए भी निकालते हैं और आपका हीट पंप के लिए भी निकालते हैं। तो अगर COP का अगर आपको रेफ्रिजरेटर के लिए निकालना है तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है यहाँ पे डिज़ायर्ड इफेक्ट, जो इसमें क्या होता है, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, अपन वर्क इनपुट को आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मान लो अगर आपने एक ऐसा डिवाइस में, जो प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपका जो भी रेफ्रिजरेटर होगा उसको बाहर से आप क्या दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो देना ही है आपको। और इसने क्या किया कि QL कुछ लोअर हीट निकाला कुछ लोअर टेम्परेचर बॉडी से, और इसको हायर टेम्परेचर बॉडी पे QH अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो W + QL = QH लिख सकते हो, तो W का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, W = QH - QL भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हीट के टर्म में हुआ, और इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको आप टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हो, मतलब इसको आप TL/TH - TL भी लिख सकते हो। तो ये जो COP लिखे हो किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो उसी तरीके से अगर COP अगर मुझे हीट पंप के लिए लिखना हो तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ मुझे चेंज हो जाएगा यहाँ पे डिज़ायर्ड इफेक्ट। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ पे लोअर टेम्परेचर ना होके इसका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है भैया वो क्या हो जाएगा, इसका डिज़ायर्ड इफेक्ट हो जाएगा हायर टेम्परेचर। और वर्क इनपुट यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। और इसको भी अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आगे हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तब देखेंगे कि जो COP होता है किसका, हीट पंप का, COP ऑफ हीट पंप जो होता है ये 1 ज़्यादा होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, समझ रहे हो, COP ऑफ हीट पंप इज़ 1 ज़्यादा होता है किससे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और होगा क्यों नहीं भाई, देखो नीचे वाला टर्म तो दोनों का सेम है। अब यहाँ पे QH है, QH तो ज़्यादा हमेशा किससे ज़्यादा रहेगा, QL से तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्लास नोट्स में भी डिस्कस कर लेते हैं, जितना भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी, तो मैंने बताया था कि एनर्जी क्या होता है, ये क्षमता होता है, एबिलिटी होता है कुछ भी चेंज करने के लिए। फिर समझे कि एनर्जी जो होती है उसकी कुछ क्वालिटी होती है, इसको क्लासिफिकेशन किया गया लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी के टर्म पे, ठीक है।
फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो लो ग्रेड एनर्जी होती है जैसे हीट हो गया, इसको हम लोग 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 80% कन्वर्ट कर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। और जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उसको बोल देते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। और कुछ एनर्जी जिसको आप पूरा 100% यूज़ कर लेते हो उसको हम लोग बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी, जैसे कि आपका वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर हम लोग ने यहाँ पे ये समझा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये अकाउंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल मतलब ये जो होता है इसने बताया ही नहीं भाई कि हाँ एनर्जी की कुछ क्वालिटी भी होती है। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी के क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये हमें भैया एनर्जी की क्वालिटी के बारे में बताता है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कंसेप्ट की, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, ये कुछ हीट को आपका सप्लाई भी रिसीव या सप्लाई कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इससे इसका जो टेम्परेचर है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। सोर्स क्या होता है, ये भी एक तरह का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जो क्या करता है, एक सप्लाई करता है लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट किसी भी टेम्परेचर का चेंज में, ठीक है। और सिंक भी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जो हीट को आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने, मतलब लेता अपने में थर्मल सिंक में। और इसके कंडीशन में भी जो आपका टेम्परेचर ये क्या रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। और इन दोनों का जो स्पेसिफिक हीट होता है ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, दोनों ही केस में ज़ीरो हो जाता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने दो स्टेटमेंट की मैंने बात किया। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि आप डेवलप कर सको एक साइक्लिक डिवाइस जो आपको प्रोड्यूस करके दे नेट वर्क आउटपुट और विथ एक्सचेंजिंग एनर्जी ओनली विथ सिंगल रिजर्वायर। मतलब आप एक कोई ऐसा डिवाइस बना ही नहीं सकते हो जो सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से आपको हीट के साथ एक्सचेंज करके आपको नेटवर्क आउटपुट दे दे। मतलब अगर आपका पास दो थर्म एनर्जी रिजर्वायर रहेगा तो आप ऐसा पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल से बोलोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये चीज़ अगर आप पॉसिबल कर देते हो तो इस तरीके से अगर चीज़ पॉसिबल होगा तो द कंसेप्ट ऑफ सच डिवाइस इज कॉल्ड PM2, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गया तो, लेकिन ये क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। तो PM2 क्या होता है, एक हीट इंजन होता है जो 100% आपको थर्मल एफिशिएंसी दे देता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है किसके, अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो PM2 होता है ये कहाँ पर पढ़ते हैं, सेकंड लॉ में कि फर्स्ट लॉ में। तो भैया यहाँ पे पढ़ते हैं सेकंड लॉ में, और फर्स्ट लॉ में हम लोग PM1 में क्या पढ़ते हैं कि PM1 में एक ऐसा कोई डिवाइस जो आपको कंटिन्यूसली वर्क देते जा रहा है विदाउट एनी वर्क इनपुट। मतलब जैसे कि मान लो कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें क्या करो ना, गैस मान लो यहाँ पे भरा हुआ, ये आपका पिस्टन हो गया, तो गैस भरा हुआ था, गैस के पास मान लो अभी इंटरनल एनर्जी है, हो सकता है ये अपना इंटरनल एनर्जी को कुछ खर्चा करके अब पिस्टन को यहाँ से यहाँ ला सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये हमेशा ये काम करते ही रह जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना यार। तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग वहाँ पर क्या नाम देते थे, PM1, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, ठीक है। तो PM2 कैसा डिवाइस हो जाएगा जहाँ की एफिशिएंसी 100% होगी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि आप एक ऐसा हीट इंजन बना दो कि जो Q अमाउंट ऑफ हाई टेम्परेचर बॉडी से लेगा और आपको कुछ वर्क देगा और कुछ रिजेक्ट भी कर देगा, ठीक है। तो जो रिजेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी, और जितना हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं उसी को बोलते हैं क्या, अवेलेबल एनर्जी। तो ये चीज़ आराम से यार पॉसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो एफिशिएंसी हो जाएगा आउटपुट अपन इनपुट। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिख सकते हो, जो QH होगा वो W + QL के बराबर हो जाएगा, और एफिशिएंसी का जब यहाँ पर टर्म लिखोगे तो 1 - QL/QH हो गया, ठीक है। इसको आप टेम्परेचर का फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 - TL/TH लिख सकते हो। क्लियर है। फिर हम लोगों ने दूसरा स्टेटमेंट देखा, क्लॉसियस स्टेटमेंट, और फ्रीज वगैरह जो होता है यहीं से निकल के आया है। इसने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल
टू डेवलप ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसा डिवाइस बनाना जो आपको हीट का ट्रांसफ़र कर दे, कहाँ से, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर विदाउट कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए। समझ रहे हो? अगर ये इस तरह का डिवाइस अगर मान लो कंसेप्ट अगर मतलब पॉसिबल अगर हो जाता है तो ये जो कंसेप्ट होता है इस तरह का डिवाइस का कंसेप्ट, उसको इसका जो आपका COP होता है ये क्या हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस होता है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो सपोज़ क्या है, आपने एक डिवाइस बनाया जिसमें कुछ एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट दे ही नहीं रहे हो और क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप ले रहे हो लोअर टेम्परेचर से और इसको हायर टेम्परेचर पे पहुंचा रहे हो, तो इस केस में जब आप COP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बट इट इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द नेचुरल। तो भाई नेचुरल प्रोसेस तो ये पॉसिबल है ही नहीं, और लेकिन केल्विन प्लांक के क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप इसको क्या कर बाहर से वर्क दो। सपोज़ ये मेरा ये जो डिवाइस है ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की तरह से भी काम कर सकता है। रेफ्रिजरेटर की तरफ से जब काम करेगा तो इसका डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है ये आपका लोअर हीट या लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन यही चीज़ अगर हीट पंप अगर काम करता है तो उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो हायर टेम्परेचर या हायर हीट पर हो जाता है। तो दोनों के जो COP निकालोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, और COP दोनों का जो रिलेशन बनता है ये 1 प्लस जो COP ऑफ हीट पंप होता है वो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ आपको? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।